अब हम आर के मर्टन की बात करेंगे। आर के मर्टन, मैं आपको बता दूं, अमेरिका के महान वैज्ञानिक, 1910 में पैदा हुए रॉबर्ट किंग्सले मर्टन, और ये भी प्रकार्यवादी हैं। इन्होंने भी प्रकाश को सही से व्याख्या किया, व्यवस्थित किया, पूर्व सिद्धांतों का खंडन किया, क्योंकि फंक्शन बहुत तरह के मीनिंग में उसका इस्तेमाल होता था। इन्होंने मिड रेंज थ्योरी को अपनाया, ठीक है। इनका जो है ना मिड रेंज थ्योरी है कि वो दो तरह का अध्ययन होता है, एक माइक्रो लेवल, एक मैक्रो लेवल। इन्होंने कहा न माइक्रो हो, न तो सूक्ष्म हो, न ही एकदम व्यापक हो, बल्कि मध्यम अध्ययन पद्धति हो, मध्यम सीमा का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये क्वेश्चन आता है, इनकी किताब है। इन्होंने एनोमी पे भी काम किया। प्रकार्यवाद तो सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रकार्यवादी विश्लेषण हैं उनको इन्होंने खंडन किया कि सब प्रकार्यवाद की बात करते हैं, अब अकार्य की बात नहीं करते हैं। तो इन्होंने अकार्य की भी बात की, इन्होंने नकार्य की भी बात की। ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब प्रकार्य की बहुत बड़ी व्याख्या की। तो अब ये देखिए प्रकार्य का मतलब इनके अनुसार क्या होता है। प्रकार्य कहते हैं किसी भी तथ्य इकाई की वह गतिशीलता या क्रियाविधि जो व्यवस्था को बनाती है, व्यवस्था को बनाती है। लेकिन अकार्य जैसे इसका उल्टा है, जो कोई भी जो एक इकाई है जो व्यवस्था को बिगाड़ती है, बिगाड़ने की चेष्टा करती है। अब इसके भी दो प्रकार इन्होंने बताए। दो प्रकार क्या क्या बताए प्रकार्य के? एक मैनिफेस्ट बताया और एक लेटेंट बताया। मैनिफेस्ट का मतलब प्रत्यक्ष, जो सामने दिखता है। एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रकार जो है वो दिखता है कि ये इसका प्रकार है। सपोज कोई व्यक्ति जा रहा है कॉलेज में पढ़ने, तो पता चल रहा है कि ये पढ़ाई करेगा, ये प्रत्यक्ष प्रकार है। लेकिन पढ़ने के चक्कर में वो किसी लड़की से प्यार कर लिया और उससे शादी कर लिया, पढ़ाई तो किया नहीं, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष प्रकार। करना था पढ़ाई लेकिन कर लिया शादी। उसी तरह अकार्य भी दो तरह का है। अकार्य का मतलब जो किसी काम में बाधा डालता है। अब मान लीजिए एक इकाई किसी काम में बाधा डालता है, डालने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हड़ताल कर रहा है, तो हड़ताल कर रहा है, ये पता है कि हड़ताल है तो हर चीज़ बंद रहेगा, तो बंद रहेगा, ये इसका कार्य है। लेकिन ये नहीं पता था कि हड़ताल करने के बाद मुठभेड़ में मारा जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो है ना, मतलब इनडायरेक्ट हो गया, एक तरह से लैटेंट हो गया, हिडन था ये अकार्य। इतनी बड़ी मतलब नुकसान जो है, क्षति, ये हिडन थी। उसके बाद ए पैराडाइम ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, प्रकार्यात्मक विश्लेषण का एक पैराडाइम दिया। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि अध्ययन होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा विषय होना चाहिए, विषयगत प्रेरणाएं होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण परिणाम होने चाहिए, प्रकार्य से संबंधित इकाई होनी चाहिए, प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होनी चाहिए, क्रियाविधि की अवधारणा, प्रकार्यात्मक विकल्प की बात किया, संरचनात्मक संदर्भ की बात किया, गत्यात्मक तथा परिवर्तन की भी बात किया इन्होंने, वैधता की समस्या की भी बात की। तो ये सारी चीज़ें प्रकार्यवाद के मान्यताओं का भी इन्होंने खंडन किया, जो पूर्व में 3 मान्यता थी प्रकार्य की। पहला देखिए, समाज की प्रकार्यात्मक एकता की मान्यता, जो इससे पहले आपको क्या कह रहे कि रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की ने दिया था। ये क्वेश्चन खूब आता है। तीन मान्यता है, पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म और पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसेबिलिटी। यानी प्रकार्यात्मक में एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। ये 3 सिद्धांत दिया था रॉबर्ट ब्राउन और मेलिनोस्की थे। उसका इन्होंने खंडन किया। प्रकार्यात्मक एकता का मतलब सभी इकाई प्रकार्य बनाई रहती है मेलिनोस्की के अनुसार, तो किसी भी इकाई को एकता बनाए रहती है। लेकिन मर्टन कहते हैं सभी इकाई प्रकार्यात्मक तो होती नहीं, कुछ विचलन भी करती है, कुछ गलत काम भी करती है, तो एकता कैसी बनाएगी? तो यहीं पे ये इसका खंडन करते हैं और कहते हैं अकार्यात्मक भी होती है। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की मान्यता, वही बात है कि सभी इकाई जब प्रकार्यात्मक एकता बनाए रहती है, मेलिनोस्की बोलते हैं, और तो सार्वभौमिक प्रकार्यवाद सभी प्रकार्य करती है। यहाँ पे ये कहते हैं सभी प्रकार्य नहीं करती, कोई अकार्य भी करती है। सभी बच्चे पढ़ाई तो नहीं करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कुछ नहीं भी करते, तो वो अकार्य हो गया, वो आलोचना भी कर रहे हैं। अपरिहार्यता की मान्यता, ये मान्यता मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया तीसरी मान्यता है। इसका मतलब है कि कोई सभी इकाई अच्छे से काम कर रही है, एकता बनाई रही है, एकता बना रही है, तो किसी को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन मर्टन कह रहे हैं नहीं, कुछ इकाई काम नहीं कर रही है, कुछ इकाई गलत काम कर रही है,
जैसे उदाहरण के रूप में कॉलेज में कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है, उनको कॉलेज से निकाला जा सकता है। ये उसका आलोचना है। तब जा कर के इन्होंने अपने प्रकारजवाद को बढ़ाया। अब प्रकारजवाद से जुड़ा हुआ प्रकार, अकार और मैनिफेस्ट और लेटेंट, प्रकट, अप्रकट, प्रकाश, प्रकट, अप्रकट, अकार्ज की चर्चा की जो हमने, और एक नकार्ज की भी चर्चा की। नकार्ज की चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि एक ऐसी इकाई होती है जिसका समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो वो नुकसान करता है न फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि बुर्का में कोई महिला है, वो किसी सिस्टम को नुकसान नहीं करती और किसी सिस्टम को फ़ायदा, कोई व्यक्ति अगर बुर्का पहनता है तो वो नकार्ज है, नॉन फंक्शन के रूप में लिया। अब नियमहीनता की बात करते हैं। नियमहीनता में कार्ल मार्क्स ने भी बात की है, नियमहीनता पे दुर्खिम ने भी बात की है। इनका कहना है नियमहीनता सामाजिक संरचना में होती है, इसको आप समझिए। और ये क्वेश्चन आता है नेट में, नियमहीनता सामाजिक संरचना में होती है, किसने कहा, ये आपको आंसर करना है। और नियमहीनता पे इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में नियमहीनता की बात करते हैं। और हिंसा की बात करते हैं। आगे आइए, इनका क्या कहना है, अब आप समझिए बात को। इनका कहना है कि समाज में लक्ष्य और साधन होते हैं। समाज में क्या होता है, सामाजिक संरचना में लक्ष्य होता है और साधन होता है। अगर लक्ष्य और साधन का सही इस्तेमाल होगा तो सामंजस्य बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा, समाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई विचलन नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग लक्ष्य पे चलते हैं, कुछ साधन पे चलते हैं, कुछ दोनों को नहीं मानते। जैसे मान लिया किसी को अमीर बनना है तो कोई डकैती शुरू कर देता है, और वो अमीर तो बनना चाह रहा है, यानी लक्ष्य है, लेकिन दुकान खोल के अमीर नहीं बनना चाह रहा है डायरेक्ट। तो इस तरह से इन्होंने 4-5 प्रकार बताए हैं कि 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह का व्यवहार करते हैं समाज में। और ये क्वेश्चन नेट से भी आता है। पहला है समरूपता, कॉन्फर्मिटी, जो हमने आपको बताया कि लक्ष्य और साधन दोनों को मानता है। तो भाई आईएएस की तैयारी कर रहे, लक्ष्य के साथ चल रहे तो आईएएस बनेंगे। दूसरा है नवाचार, लक्ष्य को तो मानता है, साधन को नहीं मानता। इनोवेशन, मतलब हमें ये चाहिए आईएएस बनना है लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, वो कभी नहीं बन पाते। तीसरा है रिचुअलिज्म, लक्ष्य को नहीं मानता लेकिन साधन को मानता है। जैसे एक विद्यार्थी खाली ज़बरदस्ती जोर कर रहा है कि मुझे जूता चाहिए तब पढ़ूंगा, जूता साधन है, मुझे कलम चाहिए, और लक्ष्य को नहीं मान रहा, पढ़ाई पे फोकस करो ना, जूता तो आ जाएगा। चौथा है रिट्रीटिज्म, कोई को नहीं मानता। और पांचवा है विद्रोह, प्लानवाद के बाद, जिसमें कभी कभी लक्ष्य को मानता भी है, लक्ष्य को नहीं भी मानता। विद्रोही लक्ष्य को कई बार दोनों को नहीं मानता, मानता भी है। तो ये सारी है, ये चारों। अब इसको क्या है, नेट के एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन आएगा नवाचार में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा ए लक्ष्य, बी साधन, सी दोनों, डी कोई नहीं। उसी तरह आएगा क्वेश्चन परंपरावादिता में क्या पाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे के। तो ये है, ये था पूरा आर.के. मर्टन का पूरी थ्योरी। आर.के. मर्टन ने एक और थ्योरी दिया था, रेफरेंस ग्रुप का सिद्धांत। उन्होंने रेफरेंस ग्रुप को अमेरिकन सोल्जर के दौरान अध्ययन में पाया कि रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहली चर्चा हाइमन ने की, ये क्वेश्चन आता है नेट में। और रेफरेंस ग्रुप को उन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन से जोड़ा। डिप्राइवेशन, सापेक्षिक वंचना बोलते हैं इसके। ये बोलते हैं कि जैसे सपोज कि 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति को अच्छा जॉब लग गया, दोनों एक जैसे पढ़ाई किया है, तो दूसरे को ना सापेक्षिक वंचना होती है, तुलना करते हैं, वंचना महसूस होती है। अरे एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है और एक 70,000 कमा रहा है और सेम क्वालिफिकेशन है, तो रिलेटिवली डिप्राइव होता है। और इस आधार पे उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को देखा। वो सपोज कि मान लिया किसी का 500 रुपया गायब हो जाता है और किसी का 200 गायब होता है, तो 200 जिसका गायब होता है वो क्या सोचते हैं कि नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें उन्होंने कई ग्रुप बनाए हैं, सदस्यता समूह संदर्भ के रूप में। खुद जिस समूह के आप सदस्य हैं वही आपका संदर्भ समूह है, उसको आप बहुत अच्छा मान रहे हैं। और मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप भी हो सकता है किसी व्यक्ति का। सिग्निफिकेंट अदर, विशिष्ट व्यक्तियों के समूह होते हैं। गैर सदस्यता समूह
हो सकते हैं जिसके आप सदस्य नहीं हैं, और जैसे मान लिया आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आप आईएएस आपका रेफरेंस ग्रुप है, तो गैर सदस्यता समूह। नकारात्मक संदर्भ समूह वो होता है जो क्या कह रहे हैं कि उसके आप सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। जैसे मान लिया नीचे आपके नीचे पद के जो लोग होते हैं, एक होता है सकारात्मक संदर्भ समूह, वैसा आप बनना चाहते हैं आपके ऊंचे वाले। तो ये रहा कुल मिलाकर के संदर्भ समूह को इन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक वंचिता से जोड़ा है, और ये क्वेश्चन नेट में आता है। थैंक यू ऑल द बेस्ट।